नमस्कार, माइंड योर रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात कैराना लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 2। कैराना जो है वो शामली ज़िले की लोकसभा सीट है। कैराना शामली का एक टाउन है, नगर पालिका का क्षेत्र है। 28 सितंबर साल 2011 को उस समय के मुख्यमंत्री मायावती ने इसका नाम प्रबुद्ध नगर कर दिया, पर उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ और 2012 में अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आए तो उन्होंने प्रबुद्ध नगर को फिर से बदल करके शामली कर दिया। कैराना इसके पहले मुजफ्फरनगर ज़िले में आता था। मुजफ्फरनगर ज़िले की तहसील हुआ करती थी। इस ज़िले में ओडीओपी की बात की जाए तो चूँकि ये कैराना जो लोकसभा सीट है शामली ज़िले में आता है, और शामली ज़िले में लौह कला के लिए अपने जाना जाता है। यहाँ पे जो एक्सेल और रिम बनाए जाते हैं, और उन एक्सेल और रिम की भारत सहित कई देशों में उसका निर्यात होता है। काफ़ी मांग रहती है इसमें। श्रीलंका, नेपाल, भूटान और अफ्रीका जैसे कई देशों में इसको निर्यात किया जाता है। राजनीति की बात करें तो जो कैराना की लोकसभा सीट है वो सहारनपुर और शामली 2 जिलों की विधानसभा सीटों से मिलाकर के बनाई गई है, जिसमें 5 सीटें आती हैं। नकुड़, गंगोह, कैराना, थाना भवन और शामली। जो नकुड़ और गंगोह ये जो 2 विधानसभा की सीटें हैं वो सहारनपुर ज़िले से हैं, और बाकी 3 सीटें शामली ज़िले में आती हैं। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 1962 में यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए। पहले ही चुनाव में यहाँ के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया और एक निर्दलीय उम्मीदवार पर भरोसा दिखाया। यशपाल सिंह यहाँ से निर्दल चुनाव लड़ करके और पहले सांसद चुने गए थे। फिर उसके बाद 1967 के चुनाव में ये सीट संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के खाते में गई, और गयूर अली जो थे वो यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। 1971 में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, और शफकत जंग जो थे वो यहाँ से चुनाव जीते और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खुला। 1977 में जनता पार्टी के खाते में सीट रही। चंदन सिंह यहाँ से सांसद हुए। तो 1980 में गायत्री देवी जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर चुनाव लड़ करके और यहाँ से सांसद चुनी गई थी। गायत्री देवी जो थी वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पत्नी थी। 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर यहाँ पर जीत हासिल की और अख्तर हसन यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे। तो 1989 के चुनाव में जनता दल को यहाँ से जीत मिली। हरपाल सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। 1991 का चुनाव दूसरी बार हरपाल जीते और दोबारा यहाँ से संसद पहुँचे थे। 1996 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी को विजय हासिल हुई। मुनव्वर हसन यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके लोकसभा पहुँचे। 15 मई 1964 को कैराना में ही मुनव्वर हसन का जन्म हुआ था। 1991 में अपने दादा हुकुम सिंह को, हुकुम सिंह जो इनके दादा थे वो हालांकि हुकुम सिंह दूसरे पार्टियों से चुनाव लड़ते रहे, पर हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन जो अख्तर हसन थे उन्हीं के परिवार के लोग थे। तो हुकुम सिंह को ही विधानसभा चुनाव में ये हरा करके पहली बार विधायक हुए थे। फिर 1993 में इन्होंने दोबारा हुकुम सिंह को हराया और विधायक हुए। 1996 में ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद जो हो गए। फिर 1998 में इनको उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा भेज दिया गया। 2003 में इनको उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाया गया, और उसी साल इनका नाम दर्ज हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। मुनव्वर हसन भारत के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा भारत की चारों सदनों में ये बतौर सदस्य रहे हैं, प्रतिनिधित्व किया है। इसके बाद इनको, चूँकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ, फिर लंदन में इनको घर के लिए ज़मीन मिली। 10 दिसंबर साल 2008 को एक सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। मुनव्वर को समृद्धि विरासत में मिली थी, राजनीति इनके खून में थी। इनके पिता अख्तर हसन बसपा सुप्रीमो मायावती को 2 लाख वोटों से हरा करके सांसद बने थे। इसके बाद जो है इनकी पत्नी, इनके बेटे, इनके भाई, ये सारे लोग भी वर्तमान समय में राजनीति में सक्रिय हैं। मुनव्वर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता के तौर पर जाना जाता था। कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी, दबंग नेता माने जाते थे। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। उनके लिए कहा जाता है कि वो मुलायम सिंह यादव के इतने करीब हैं कि मुलायम सिंह यादव शायद अपने भाई शिवपाल की बात एक बार काट दें, पर मुनव्वर की बात को वो नहीं काटा करते थे।
मुनव्वर की बात हम एक अलग एपिसोड बना करके करेंगे। उसमें मुनव्वर के बारे में, मुनव्वर जो 44 साल की उम्र थी उनकी, बहुत कम समय में उनका निधन हो गया और उतने कम समय में उनकी जो पकड़ थी उस क्षेत्र की राजनीति में वो बहुत ज़बरदस्त थी, जिस पे अगर बात की जाए तो बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। साल 1998 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पहली बार जीत हासिल हुई। वीरेंद्र वर्मा यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर 1999 और साल 2004 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें यहाँ पर आरएलडी को इस सीट पर जीत मिली। आरएलडी का इस सीट पर कब्जा हुआ। 1999 में आमिर आलम यहाँ से चुनाव जीते थे, तो वहीं 2004 में अनुराधा चौधरी यहाँ से सांसद रहीं। अनुराधा चौधरी की, चूँकि उस जिले की राजनीति में अनुराधा चौधरी की भी एक अच्छी खासी दखल मानी जाती है, एक अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। अनुराधा चौधरी साल 2002 में विधानसभा का चुनाव जीती, फिर वो पीडब्ल्यूडी की राज्य मंत्री बनाई गई। इसके बाद 2004 में सांसद चुन ली गई। हालांकि 2009 का लोकसभा चुनाव वो मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट से लड़ी थी, पर वो चुनाव वो हार गई। इसके बाद 2012 में फिर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई, पर उनको मंत्री का दर्जा भी मिला था। बाद में जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ और उस क्षेत्र में पार्टी की हार हुई, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनका जो मंत्री का दर्जा था वो ख़त्म कर दिया, जिसके बाद नाराज़गी के चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई 2015 में, और तब से फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। साल 2009 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो इस सीट पर बसपा ने मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम हसन को चुनाव में मैदान में उतारा। साल 2008 में मुनव्वर का निधन हुआ। उसके बाद इस सीट पर जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहाँ पर तबस्सुम हसन को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। तबस्सुम हसन यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुई और संसद पहुँची। यहाँ से उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र के दिग्गज नेता हुकुम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और समाजवादी पार्टी ने मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन को चुनावी मैदान में उतार करके उम्मीदवार बनाया। हालांकि वो चुनाव हुकुम सिंह जीतने में कामयाब हो गए। हुकुम सिंह, चूँकि हुकुम सिंह की गिनती पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में होती थी। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद वो पीसीएसजे की परीक्षा पास किया। हालांकि वो जुडिशरी में नहीं गए, उसकी जगह पर वो भारतीय सेना में उन्होंने ज्वाइन किया। 1962-1965 के युद्ध में वो भाग लिए। 1965 में बतौर कैप्टन वो युद्ध में शामिल हुए थे। इसके बाद जब वो भारतीय सेना की सेवाओं से जब वो बाहर निकले तो उनकी राजनीति में सक्रियता बढ़ी। साल 1974 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार वो विधायक चुने गए। इसके बाद फिर वो 7 बार विधायक रहे। 1983 से 1985 में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे थे। साल 2013 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो उसमें जो एफआईआर हुई, उस एफआईआर में हुकुम सिंह का भी नाम शामिल हुआ। 2014 में इनको लोकसभा का चुनाव लड़े। 2014 में ये लोकसभा के सांसद चुने गए, पर 3 फरवरी साल 2018 को नोएडा के एक अस्पताल में इनका निधन हो गया। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सहानुभूति वोट बटोरने के लिए इनकी बेटी मृगांका सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि मृगांका ये चुनाव हार गई। जो 2018 का ये उपचुनाव हुआ वो कई मायनों में बेहद खास था। जो महागठबंधन 2019 में दिखा, उस महागठबंधन की नींव दरअसल इसी 2018 के उपचुनाव में पड़ी थी। आरएलडी के टिकट पर तबस्सुम हसन चुनावी मैदान में उतरी और इसके बाद कई अन्य पार्टियों ने उनका समर्थन कर दिया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा तो दूसरे छोटे दलों ने भी तबस्सुम को समर्थन दिया। नतीजा ये हुआ कि तबस्सुम चुनाव जीतने में कामयाब रहीं। केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस लिहाज से ये जीत बेहद ख़ास मानी गई और यहीं से महागठबंधन की नींव पड़ी जो 2019 में दिखी थी सपा और बसपा के बीच। हालांकि कांग्रेस तब महागठबंधन से बाहर रह गई, जबकि आरएलडी उस गठबंधन में शामिल थी। 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था इस सीट पर, उसमें चूँकि हुकुम सिंह यहाँ से सांसद चुन लिए गए थे, उस समय जिस समय वो सांसदी का चुनाव लड़े थे, कैराना की विधानसभा सीट से विधायक थे। फिर जिस नाहिद हसन को हरा करके वो लोकसभा पहुंचे थे, उसी नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में भी अपना उम्मीदवार बनाया। नाहिद यहाँ से चुनाव जीत करके विधायक हो गए। फिलहाल 2017 के चुनाव में वो फिर से विधायक हुए। वर्तमान समय में वो विधायक हैं कैराना की ही सीट से। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो
उस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने मृगांका को टिकट नहीं दिया। हालांकि उससे काफ़ी नाराज़गी हुई, काफ़ी उस क्षेत्र में बवाल भी हुआ था, पर उसके बावजूद भी मृगांका को टिकट नहीं मिला और उसकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर नेता प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रदीप चौधरी की राजनीति की शुरुआत भी आरएलडी के साथ हुई थी। राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर वो नकुड़ की विधानसभा सीट से 2000 में एमएलए हुए थे। फिर साल 2012 में कांग्रेस के टिकट पर गंगोह विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गंगोह की विधानसभा सीट से विधायक थे। फिर 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उनको बतौर गुज्जर नेता पार्टी ने यहाँ कैराना की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया। वो चुनाव जीत करके वर्तमान समय में सांसद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये सीट काफ़ी अहम मानी जाती है, चूँकि कैराना के लिए कहा जाता है कि ये सीट कभी शांत नहीं रहती है, हमेशा कुछ न कुछ यहाँ चलता रहता है। इनके अलावा 2019 में कांग्रेस पार्टी ने हरेंद्र सिंह मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया था। हरेंद्र सिंह मलिक जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राजनीति में उनका खासा दखल है। बड़े जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 1985 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, विधायक रहे थे। 1989 में दूसरी बार विधायक रहे। फिर वो 91 और 96 का चुनाव भी जीते थे। कुल 4 बार विधायक रहे थे। 2002 में उनको फिर वो राज्यसभा के सदस्य हो गए। बड़े जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं और जाट नेताओं के साथ साथ वो किसान नेता के तौर पर भी उनकी एक अलग पहचान है। किसानों की समस्याओं के लिए अक्सर उनको लड़ते हुए पाया जाता है। इनके अलावा करतार सिंह भड़ाना का एक नाम भी इस क्षेत्र में अहम माना जाता है। मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ, गुर्जर परिवार से आते हैं। हरियाणा से ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे। हरियाणा के विधायक रहे थे, हरियाणा में सहकारिता मंत्री भी रहे थे। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की खतौली की विधानसभा सीट है, वहाँ से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। कई बार लोकसभा के चुनाव लड़े पर ये चुनाव हार गए। जो अवतार सिंह भड़ाना है, जिनका नाम कई बार समाज सेवा में आता है, अवतार सिंह भड़ाना के ये भाई हैं। बहरहाल ये माना जाता है कि करतार सिंह भड़ाना की पकड़ ना केवल उत्तर प्रदेश के गुर्जरों में है, बल्कि इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे जो आसपास के प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में भी गुर्जर वोटरों के बीच में एक इनकी बेहद अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र को चूँकि आरएलडी का परिवार कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह का परिवार कहा जाता है, तो चौधरी चरण सिंह उनके परिवार की भी इस क्षेत्र के वोटरों में, यहाँ की राजनीति में एक अच्छी खासी दखल मानी जाती है। समीकरणों की बात की जाए तो इस लोकसभा सीट में करीब 17 लाख मतदाता हैं, जिसमें जाति आंकड़े देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। करीब 5.5 लाख इसमें मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर आते हैं। वहीं दलितों जो वोटर हैं उनकी संख्या करीब 2 लाख है। पिछड़ी जाति के जो वोटर हैं वो 4 लाख की संख्या है उनकी, और गुर्जर जो हिंदू गुर्जर हैं वो उनकी संख्या करीब 1,30,000 के आसपास मानी जाती है। राजपूत वोटर्स यहाँ करीब 75,000 हैं, ब्राह्मण 60,000, तो वहीं वैश्य वोटरों की संख्या लगभग 55,000 के आसपास मानी जाती है, जो संख्या 2019 के लोकसभा चुनाव के समय के ये आंकड़े हैं। कैराना का जो चुनाव है वो हमेशा से जाति आधारित रहा है। जाति समीकरण यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। गन्ना किसानों की समस्याएं भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा रही हैं। हालांकि कई चुनावों में चूँकि जातीयता के चलते वो मुद्दे दब जाते हैं। साल 2018 में जब उपचुनाव हुआ तो उस उपचुनाव को उस समय चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की जो फोटो लगी थी उसका विरोध किया था, और उसी समय पर गन्ना किसानों के बकाया जो थे उसके भुगतान की भी बात चल रही थी। तो आरएलडी ने इस चुनाव को जिन्ना बनाम गन्ना बना दिया था। फिर उसके बाद वहीं 2019 में जो यहाँ का चुनाव हुआ उसको जाट बनाम मुस्लिम बना करके और प्रोजेक्ट किया गया, और उसके आधार पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया। हालांकि ये भी एक बड़ी सत्यता है कि कई बार यहाँ के लोगों ने जो पार्टियों की ये जातीय गणित है उसको गलत साबित किया, और शायद यही कारण है कि एक पार्टी की यहाँ पर 2 बार से ज़्यादा जीत नहीं हो पाई। ये बात थी जो कैराना लोकसभा सीट है उसकी बात हुई थी। इसके अलावा हम लोग अलग अलग उत्तर प्रदेश के सारी लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभा सीटों के बारे में जानने के लिए, उनके नेताओं के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।